हिंदी फिल्म जगत के लीजेंडरी सिंगर जिनकी आवाज को खुदा का आवाज कहा गया। कभी उनकी आवाज की तुलना कोयल की तान से की गई तो कभी गंगा की निर्मल धारा से। उनका गाया गाना तुम मुझे ये भुला ना पाओगे उन पर बिल्कुल सटीक बैठता है और रियली उन्हें कोई भुला नहीं सकता। आज भी उनकी आवाज करोड़ों दिलों पर राज करती है। मोहम्मद रफी, इनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। बचपन में घरवाले उन्हें फीको के नाम से पुकारते थे। उनके पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद था। मोहम्मद रफी 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद की एक नाई की दुकान चलाते थे। मोहम्मद रफी की प्राथमिक शिक्षा कोटला सुल्तान सिंह में ही हुई। परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। जब रफी 7 साल के थे तो उनका परिवार काम के लिए कराची आ गया। उनके परिवार का संगीत से कोई खास लेना देना नहीं था, लेकिन जब रफी छोटे थे तब उनका ज्यादातर समय उनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद के नाई की दुकान पर गुजरता था। एक दिन उनके दुकान से होकर एक फकीर गाते हुए गुजर रहा था। रफी को उस फकीर की आवाज इतनी पसंद आई कि उन्हें गाते हुए सुनने के लिए उस फकीर के पीछे पीछे चल दिए। इसके बाद वे अपने भाई की दुकान में ही बैठे अक्सर उस फकीर की नकल किया करते थे। रफी को नकल करते देख लोग उनकी खूब तारीफ किया करते थे। संगीत के प्रति उनकी रुचि को देखते हुए उनके बड़े भाई उन्हें संगीत की शिक्षा के लिए उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास ले गए। इस तरह रफी की संगीत शिक्षा शुरू हुई। इसके कुछ साल बाद फेमस सिंगर कुंदन लाल सहगल एक बार ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में परफॉर्म करने के लिए आए हुए थे। उन्हें सुनने के लिए मोहम्मद रफी और उनके बड़े भाई भी आए हुए थे, लेकिन बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल जी गाने से इनकार कर दिया, जिससे पब्लिक हंगामा करने लगी। इस पर रफी के बड़े भाई ने ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट किया कि भीड़ को शांत करने के लिए रफी को गाने का मौका दिया जाए। इस तरह रफी को पहली बार पब्लिक के बीच में गाने का मौका मिला। उस समय के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर रफी के गाने से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने रफी को अपने लिए गाने का ऑफर दिया। इस तरह मोहम्मद रफी ने अपना पहला गाना साल 1944 में श्याम सुंदर के म्यूजिक डायरेक्शन में एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया था। इसके बाद साल 1946 में उन्होंने मुंबई आने का फैसला किया, जहां उन्हें पहली बार म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने फिल्म पहले आप में गाने का मौका दिया। मोहम्मद रफी को बॉलीवुड में असली पहचान मिली 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी के गाने तेरा खिलौना टूटा से मिली थी, जिसे उन्होंने नौशाद के म्यूजिक डायरेक्शन में गाया था। इसके बाद उन्होंने फिल्म शहीद, मेला और दुलारी जैसी फिल्मों में भी कई गाने गाए जो काफी पॉपुलर हुए। साल 1951 में एक बार फिर उन्हें नौशाद के म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म बैजू बावरा में गाने का मौका मिला, जिसके बाद उन्हें एक मेन स्ट्रीम सिंगर के रूप में पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने नौशाद के म्यूजिक डायरेक्शन में कई गाने गाए। इसी समय म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन को रफी की आवाज बहुत पसंद आई और उन्होंने भी रफी से गाने गवाना शुरू किया। शंकर जयकिशन उस समय राज कपूर के फेवरेट संगीतकार थे, लेकिन राज कपूर को गायक मुकेश की आवाज बहुत पसंद थी। लेकिन जब शंकर जयकिशन ने संगीत निर्देशन में रफी के गाने लोकप्रिय होने लगे तो राज कपूर ने रफी को अपनी फिल्मों में गाने का मौका भी दिया। जल्द ही म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन और ओपी नैयर को भी रफी की आवाज पसंद आने लगी और उन्होंने भी रफी से गाने गवाना शुरू कर दिया। मोहम्मद रफी और आशा भोसले को एक साथ लाने का श्रेय ओपी नैयर को ही जाता है। ओपी नैयर की म्यूजिक डायरेक्शन में गाए गानों से रफी को खूब पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद वे पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव और सलील चौधरी की पहली पसंद बन गए। दिलीप कुमार, भारत भूषण और देवानंद जैसे पॉपुलर एक्टर्स के लिए अपनी आवाज देने के बाद रफी के गानों पर एक्टिंग करने वाले एक्टर्स की लिस्ट बढ़ने लगी। इसके बाद उन्होंने शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसे कई पॉपुलर एक्टर्स के लिए भी कई गाने गाए। शम्मी कपूर तो रफी के आवाज से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि अपने सभी गाने रफी से ही गवाना चाहते थे। कहा जाता है कि शम्मी कपूर के गानों में संगीत कभी ओपी नैयर ने दिया तो कभी शंकर जयकिशन ने, लेकिन आवाज हमेशा रफी की ही रही। शम्मी कपूर पर फिल्माए गए कुछ पॉपुलर गाने, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये चांद सा रोशन चेहरा और दीवाना हुआ बादल में
मोहम्मद रफी ने ही अपनी आवाज दी है। धीरे धीरे रफी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि हर एक एक्टर अपने गाने को उनसे ही गवाना चाहते थे। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार और राजेंद्र कुमार तो रफी के इतने बड़े फैन थे कि वे मानने लगे, तैयार ही नहीं थे कि रफी के अलावा उनके लिए कोई और गाना गा सकता है। मोहम्मद रफी के अचीवमेंट की बात करें तो साल 1960 में संगीतकार रवि के म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म 14वीं का चांद के टाइटल सॉन्ग के लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके बाद उन्होंने संगीतकार रवि के म्यूजिक डायरेक्शन में ही फिल्म घराना, काजल, दो बदन और नीलकमल जैसी कई फिल्मों में यादगार नगमे दिए। साल 1961 में शंकर जी किशन ने म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म ससुराल के गाने तेरी प्यारी प्यारी सूरत को रफी को दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। बॉलीवुड की पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने करियर की शुरुआत रफी के गानों के साथ ही की। साल 1965 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म दोस्ती के गाने चाहूंगा तुझे शाम सवेरे के लिए रफी को तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा साल 1965 में उन्हें भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। साल 1965 में कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में उन्हें फिल्म जब जब फूल खिले के गाने परदेसियों से ना अखियां मिलाना से उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली। साल 1966 में शंकर जी किशन की म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म सूरज के गाने बहारो फूल बरसाओ के लिए उन्हें चौथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद साल 1968 में शंकर जय किशन के ही म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म ब्रह्मचारी के गाने दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर के लिए उन्हें 5वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद साल 1977 में फिल्म हम किसी से कम नहीं के गाने क्या हुआ तेरा वादा के लिए उन्हें छठा और अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। रफी और लता मंगेशकर बॉलीवुड की दो ऐसी आवाजें हैं जो हर किसी के दिलों में बसती है। दोनों ने करीब 500 गाने साथ में गाए हैं। इसमें से 50 गाने ऐसे भी हैं जो रिकॉर्ड तो किए गए थे लेकिन किसी वजह से ये गाने रिलीज नहीं हुए थे। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब दोनों के बीच मनमुटाव की वजह से 4 साल तक दोनों ने एक साथ एक भी गाना नहीं गाया। तो चलिए जानते हैं दोनों के बीच मनमुटाव की क्या वजह थी। 60 के दशक में लता मंगेशकर की गिनती बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर में की जाती थी। हर म्यूजिक डायरेक्टर अपने गानों को लता मंगेशकर से ही गवाना चाहते थे। उस दौर के मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे और महेंद्र कपूर के साथ लता मंगेशकर डुएट सॉन्ग गाया करती थी। इस समय तक म्यूजिक कंपनियां म्यूजिक डायरेक्टर को रॉयल्टी देना शुरू कर चुकी थी, लेकिन उस समय सिंगर्स को रॉयल्टी नहीं मिलती थी। इस पर लता मंगेशकर ने एक कैंपेन की शुरुआत की। उनका कहना था कि अगर म्यूजिक डायरेक्टर को रॉयल्टी मिल रही है तो सिंगर्स को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। लता जी को यह उम्मीद थी कि इसमें रफी जी सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी बात को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। उनका कहना था कि हम कला के पुजारी हैं, हमने गाना गा दिया और हमें इसके पैसे मिल गए, इसके बाद उस गाने पर हमारा कोई हक नहीं बनता है। इस मनमुटाव के बाद रफी ने सुमन कल्याणपुर के साथ गाना शुरू कर दिया, जबकि लता ने महेंद्र कपूर के साथ गाना शुरू कर दिया। बाद में दोनों को साथ लेने का श्रेय म्यूजिक डायरेक्टर जय किशन को जाता है। जब साल 1967 में म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन के लिए एक कंसर्ट में दोनों ने स्टेज पर साथ में गाना गाया था। इसके बाद दोनों 4 साल के बाद पहली बार फिल्म पलकों की छाव में के लिए साथ में गाना गाया। उनकी शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो उन्होंने अपने लाइफ में 2 शादियां की थी, लेकिन उन्होंने अपनी पहली शादी की बात दुनिया से छिपा कर रखी थी। इस शादी के बारे में सिर्फ उनके परिवार वालों को ही पता था। अगर उनकी बहू यास्मीन खालिद अपनी किताब में इस शादी का जिक्र नहीं करती तो शायद ये बात कभी किसी को पता ही नहीं चलती। यास्मीन खालिद ने अपनी किताब मोहम्मद रफी मेरे अब्बा एक संस्मरण में रफी की पहली शादी का जिक्र करते हुए लिखा है कि 13 साल की उम्र में रफी की पहली शादी उनके चाचा की बेटी बशीरा बानो से हुई थी, लेकिन कुछ सालों के बाद दोनों अलग हो गए क्योंकि बशीरा रफी के साथ भारत आना नहीं चाहती थी। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय दंगों में बशीरा के पेरेंट्स की मौत हो गई थी और वो इन दंगों से इतना डर गई थी कि उन्होंने भारत आने से इनकार कर दिया था। एक तरफ जहां बशीरा लाहौर में ही रुक गई, वहीं दूसरी तरफ रफी अपने करियर को लेकर मुंबई में ही रुक गए। इस तरह दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। उनका एक बेटा भी था
जिसका नाम सईद है। रफी की पहली शादी के बारे में उनके घर में सभी को मालूम था, लेकिन घर में इस बात का जिक्र कोई नहीं करता था, क्योंकि रफी की दूसरी पत्नी बिल्किस बेगम को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर कोई इस बारे में भी कभी चर्चा भी करता था तो बिल्किस बेगम और उनका भाई जहीर बारी इस बात को अफवाह कहकर दबा देते थे। यास्मीन खालिद ने अपनी किताब में यह लिखा है कि वो कभी यह नहीं समझ पाई कि इस बात को छिपाने की क्या जरूरत थी। 20 साल की उम्र में रफी की दूसरी शादी सिराजुद्दीन अहमद बारी और तलीमुन्निसा की बेटी बिल्किस बेगम के साथ हुई। उनके 3 बेटे खालिद, हामिद और शाहिद तथा 3 बेटियां परवीन अहमद, नसरीन अहमद और यास्मीन अहमद है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।